हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के ये क्रैश कोर्स सीरीज में आप सबों का स्वागत है। और मैं आदर्श जायसवाल साइंस के टीचर आप लोगों को क्रैश कोर्स के माध्यम से जो साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाने का वादा किया था नया साल के अवसर पे, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था। उसी के बचे हुए पाठ को मैं आज पुनः आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने प्रकार का होता है। तो उन्हीं सब चीजों पे जिक्र किया जाएगा, वही सब चीजें जो है होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों सूत्रों में व्यक्त करते हैं तब उस चीज को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण का क्या करती है? निरूपण करती है। और रासायनिक समीकरण में क्या होता है? तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के भौतिक अवस्था के साथ क्या किया जाता है? लिखा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति को भी दिखाया जाता है अगर जरूरत पड़े तो। क्या क्या है वो आवश्यक परिस्थिति? तो ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, कितने ताप पे हो रहा है, कितने दाब पे हो रहा है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जो है संपन्न हो रही है, उन सब चीजों को भी दिखाया जाता है। किसमें? तो रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण को एक बार हम लोग देखते हैं। जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, आप जाके वहां देख सकते हैं शुरू से, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन कर रहा है, इससे क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन रहा है। तो यह एक क्या है? रासायनिक समीकरण है। ऊपर में जो ये लिखा हुआ है ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये क्या है? समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे? समीकरण में लाने पर संतुलित करेंगे। संतुलित ये दो तरह के होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। मैंने कल बताया था संतुलित और असंतुलित में क्या फर्क है। उस चीज को NCERT किस तरह से बयां कर रही है उस चीज को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये NCERT क्या कह रही है संतुलित और असंतुलित को लेके। संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है? तो जिस समीकरण में उत्पाद और जो उससे पहले वाला भाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं या अभिकारक कहते हैं, तो दोनों और परमाणु अणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उस पदार्थ को क्या किया जाता है? समाप्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसके एक रूप को दूसरे रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। तो इससे क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसी चीज को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो उसी चीज को फॉलो करने के लिए, उसी रूल को मानने के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं? किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि ये जो रूल है ये रूल क्या हो सके? फॉलो हो सके, लागू हो सके। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो जब नया पदार्थ बनेगा तो उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा,
क्योंकि वो पुराने पदार्थ से बना है, और पुराना पदार्थ का द्रव्यमान जो है जितना है उतना ही प्रोडक्ट जो है बनेगा, इससे द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए उसको संतुलित कीजिए। और जब संतुलित कीजिएगा तो संतुलित समीकरण कहलाएगा। ये है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात जो उत्पाद बनता है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या करते हैं हम लोग, समान करते हैं। समान होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन होने के लिए। तो उस चीज को किया जाता है। उस चीज को करने के कई तरीके होते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। तो क्लास 10th में जो मेथड है वो हीट एंड ट्रायल मेथड है। आप देखिए रिएक्टेंट में कौन कौन सा जो है एटम्स है, और प्रोडक्ट में कौन कौन सा जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है बन रहा है, और उस दोनों के परमाणु की संख्या को आप देखिए। अब देखेंगे कि बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कीजिए आगे पीछे करके। इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Fe प्लस H2O, मतलब लोहे का अभिक्रिया हो रहा है जल के साथ, और बन क्या रहा है, तो यहाँ देखिए फेरस ऑक्साइड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, लोहे का एक परमाणु है और यहाँ लोहे का 3 परमाणु है। अब देखिए ये अनबैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये 3 आप यहाँ लिख दीजिए, और ये जो आप 4 देख रहे हैं वो 4 आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे तो है ही, और यहाँ ये 4 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 इसके हो गए, तो 3 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये 4 है, ऑक्सीजन हो गया तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ 4 दूना 8 जो है हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 4 दूना 8 जो है हाइड्रोजन हो गया है। अब यहाँ पे जो भी एटम्स आपको दिख रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, दैट मीन्स उत्पाद में हो, इन दोनों में परमाणु की संख्या क्या है, समान है। अब जब मैंने कर दिया तब अब ये हो गया संतुलित। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान करके किसी भी कंकाली समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं और उसको संतुलित समीकरण बना सकते हैं। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि इसको कैसे करेंगे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखना है, प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स को लिख दीजिए आप, और उसके बाद जो है आप अपना देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे क्या करना है, वो सारा चीज कीजिए आप। तो यहाँ वही बता रहा है कि एक तरफ जो है कितनी है और दूसरे तरफ जो है वो कितना है, वो दोनों को देख लीजिए आप, कितना कितना है, अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है। अभिकारक में कितना है, तो एक तरफ कितना है, 1 था, 2 था, 1 था, एक तरफ 3 है, 2 है और 4 है। और उस चीज को मैंने क्या किया, बैलेंस किया, आपको बताया कि कैसे करना है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए जैसे 4 लिखिएगा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। जितना हाइड्रोजन बढ़ा उतना हाइड्रोजन के आगे लगा दीजिए, और इस तरह से आपको क्या करना है, इस चीज को बैलेंस कर देना है। तो ये मेथड है, इससे आप समीकरण को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और ये बैलेंस समीकरण जो है यहाँ लिखा गया है, यहाँ आप इस चीज को देख लीजिए। तो इस तरह से किसी भी समीकरण को असंतुलित से संतुलित बना सकते हैं और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सकते हैं। और ये जो है ये स्लाइड कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब दूसरे स्लाइड की ओर चलेंगे। ये तो मैंने कल बताया था, और दूसरा स्लाइड ये रहा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में आपको लिख देना है।
अगर जरूरत है अवस्था लिखने का तो आप लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। अब ये देख लीजिए, सॉलिड अवस्था में क्या है, तो लोहा है, फेरम है, और गैसस अवस्था में क्या है, वाटर वेपर है। और ये जो यहाँ बना है, ये देखिए यहाँ पे, ये ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये सॉलिड है जंक के रूप में। और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है किसके रूप में, तो गैस के रूप में। इस तरह से आप उसके भौतिक अवस्था को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा के पूरे समीकरण को उपयोगी बना के आप लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, संयोजन, वियोजन, अपघटन। अपघटन में ही जो है अलग अलग तरह के अपघटन पाए जाते हैं। उसके बाद जो है फिर संश्लेषण अभिक्रिया आता है, इसमें प्रकाश के द्वारा भी संश्लेषण होता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर विक्षेपण आता है, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया आता है। तो ये सारी अभिक्रिया के प्रकार हैं। हम लोग एक एक करके इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 10 के बच्चों का, कि समीकरण, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन सब चीजों को वो पढ़ेंगे। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण मैंने बता दिया। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुटना। जब कोई जुटेगा तभी नया पदार्थ बनेगा, इस चीज को कहते हैं संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलेगा और एक उत्पाद बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक पदार्थ ए है, ये दूसरा पदार्थ बी से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, जुट रहा है, और एक नया पदार्थ जो है वो सी बना रहा है, नया पदार्थ जो है सी बना रहा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे है कोयले का दहन। दहन का मतलब होता है जलना, और कोयला क्या है, कार्बन का रूप है। जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा तब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। लेकिन जब आप कोयले को जलाइएगा तो साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, साथ ही साथ आपको हीट मिलेगा। उस हीट का उपयोग आप कर सकते हैं खाना बनाने में। उसके बाद जो है थर्मल पावर स्टेशन में पानी को गर्म करके वाष्प बना के टरबाइन को घुमाने में। तो बहुत सारा उपयोग है इस तरह से। दूसरा है जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होगा, तो जल का निर्माण तब होगा जब हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और H2O बनाएगा। H2O क्या करेगा, बनाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोग कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद नया पदार्थ बना सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा और इसकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये संश्लेषण अभिक्रिया है। संश्लेषण का मतलब होता है बनना। तो जब 2 चीज मिलेगा तभी एक नया चीज बनेगा, तो वहां संयोग भी होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ 3 उदाहरण के द्वारा मैंने इसको समझाया। बाकी और भी चीज है जो हम इसमें देखते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, इस दौरान कभी क्या होता है, अभिक्रिया करवाने के लिए क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है। किसके रूप में, हीट के रूप में। और कभी कभी क्या होता है, एनर्जी जो है निकलता भी है। तो इस तरह से अभिक्रिया के 2 प्रकार हो जाता है। 2 प्रकार, वो कौन कौन 2 प्रकार है, तो एक हो जाएगा ऊष्माक्षेपी और एक हो जाएगा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इस चीज का ख्याल रखना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब हो गया ये शुष्क चूना। तो शुष्क चूना का जो
फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है, वो ये है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये है शुष्क चूना, और ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये है बुझा हुआ चूना। तो शुष्क चूना में जब पानी के अणु मिलते हैं तो क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में से कौन जो है शुष्क चूना है। तो ये दोनों के समीकरण में दिया हुआ है, लेकिन आप इसके केमिकल फॉर्मूला को, रासायनिक सूत्र को याद कर लेंगे। हम लोग बात कर रहे थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है तो देखेंगे। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, क्षेपण हो, निकल रहा हो, मतलब अभिक्रिया जब करवा रहे हैं तो उत्पाद बन रहा है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है, वहां से हीट भी रिलीज हो रहा है, तब ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मल, ठीक है, रिएक्शन कहते हैं, थर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ उदाहरण में प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ जो ये लिया है CH4, इसे हम लोग कहते हैं मेथेन। तो मेथेन प्राकृतिक गैस का क्या है, अवयव है। तो जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर निकलता है और ऊष्मा निकलता है। और इस ऊष्मा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोशनी में या भोजन पकाने में या अन्य कहीं भी। यहाँ मेन चीज जानना क्या है कि ऊष्मा यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ऊष्मा यहाँ पे निकल रहा है, किसके रूप में, तो उत्पाद के रूप में। तो ऊष्मा जब उत्पाद के रूप में निकले तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे भी जब आप सांस लेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे तो इस तरह से आगे हथेली रखिए और तेजी से सांस छोड़िए, तो गर्माहट सा महसूस होगा हथेली पे। ये भी बता रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी है क्योंकि हीट निकल रहा है शरीर से। तो हमारे शरीर में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किस फॉर्म में है, तो ये एक्वेटिक फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। और जैसे ही हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है और टूटता है, और टूटने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ क्या बनाता है, हमारे शरीर में जल बनाता है वाटर वेपर के रूप में, वो भी हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, ऊष्मा बनता है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका एक कारण क्या है, रिस्पायरेशन भी है, श्वसन भी है। श्वसन क्रिया के दौरान ही हमारे शरीर में एनर्जी बनती है प्रत्येक कोशिका में, साथ ही साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो ये दो उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। किसका, ऊष्माक्षेपी का। अब हम लोग किस पे चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे वियोजन अभिक्रिया पे। किस पे, वियोजन अभिक्रिया पे। संयोजन के विपरीत अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में दो पदार्थ आके आपस में क्या होता है, जुड़ता है। दो पदार्थ आपस में आके जुड़ता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन में क्या होता है, एक बड़ा सा पदार्थ टूटता है और दो छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करता है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना, एक पदार्थ का दो अलग अलग पदार्थ में बंटना, तो इसी को कहते हैं वियोजन। ऐसी अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान के चलिए एक कोई बड़ा सा पदार्थ है, ये टूट रहा है अभिक्रिया के दौरान और क्या बना रहा है, बी और सी नया प्रोडक्ट बना रहा है, तब इसे हम लोग कहेंगे वियोजन। क्या कहेंगे, वियोजन। और ये ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब टूटने के लिए ऊष्मा
देते हैं, मतलब उष्मा देना पड़ता है, अभिक्रिया में ही उष्मा देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट के साथ क्या होगा, हीट होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ उष्मा हम लोग दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तब जाके अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तब ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ उष्मा का क्या हो रहा है, तो शोषण हो रहा है, तब जाके नए पदार्थ बन रहे हैं, नए पदार्थ बन रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो ये टूटेगा। किसमें टूटेगा, ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ एक बड़ा सा अणु क्या हो रहा है, गर्म करने पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन। चूंकि ये उष्मा देने पे होता है इसलिए इसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। इस बात को ध्यान से आप देखेंगे। उसके बाद फिर स्लाइड चेंज करते हैं और इस तरह के कई उदाहरण को हम लोग अभी देखेंगे और कई उदाहरण को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक से एक उदाहरण है, हम सभी को एक एक करके बताते हैं वियोजन में। तो पहला क्या है यहाँ, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब लोहा या फेरम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तब फेरस सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये है संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जब फेरस सल्फेट टूटता है तब इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ फेरस सल्फेट जब उष्मा देते हैं तब टूटता है। टूट के क्या बनता है, देखिए यहाँ फेरिक ऑक्साइड, एक होता है फेरस ऑक्साइड। इससे पहले जो पढ़े थे वो क्या था, फेरस ऑक्साइड था। ये है फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये तीन अलग अलग उत्पाद बनते हैं एक बड़ा सा अणु के टूटने से। और ये कब टूटता है, जब हम लोग इसको उष्मा देते हैं, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं। तो इसे कहते हैं वियोजन। और कैसा वियोजन, उष्मीय वियोजन। इस चीज को मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि मैंने बताया था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे गैस रिलीज होता है, ताप में परिवर्तन होता है, रंगों में परिवर्तन होता है। यहाँ वो उदाहरण है। इसका हरा रंग जो है, ये फेरस सल्फेट का हरा रंग फेरिक ऑक्साइड में क्या हो गया है, भूरा लाल रंग में तब्दील हो गया है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया का सबूत मिल गया है। तो हरा रंग किस में कन्वर्ट हो गया, भूरे लाल रंग में। ये यहां से भी आपको उदाहरण मिल गया रासायनिक अभिक्रिया होने का। ये चूना पत्थर है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, चूने का बना हुआ पत्थर। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, डेट मीन्स शुष्क चूना, जो पढ़ चुके हैं अभी 1 मिनट पहले। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। अब तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण क्या है, एक बार आप तीसरे उदाहरण की ओर गौर कीजिए, तीसरे उदाहरण की ओर प्रस्थान कीजिए। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो देख लीजिए यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड यहाँ बनेगा, PbO। साथ ही साथ क्या बनेगा, ये देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये बड़ा सा अणु है लेड नाइट्रेट। ये टूट रहा है और टूटने के बाद 3 छोटे छोटे उत्पाद बन रहे हैं। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है, देख लिए आप। उसके बाद क्या है, वियोजन में ही दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। यहाँ विद्युत धारा देने पे एक अणु क्या होता है, परमाणुओं में टूटता है। तो जब जल में विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं, खास प्रकार के
डिवाइस में, ये खास प्रकार के यंत्र में, तब जाके क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पे भी क्या होता है, वियोजन होता है, जो है एक बड़े से पदार्थ जो है क्या करते हैं, टूटते हैं। समझ गए? तो इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। अब थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है इस चीज को मिटाते हैं। और ये एक तरह का देख लीजिए, ये एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का यंत्र है। यहाँ पे देखिए ये वाटर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, और हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। यहाँ देख लीजिए ये बैटरी है, ये दो अलग अलग टर्मिनल है, और टर्मिनल के ऊपर ये रबर स्टॉपर है, ये देखिए कैथोड है, और ये जो है एनोड है। उसके बाद ये पानी है, पानी ही क्या कर रहा है, टूट रहा है, ये ग्रेफाइट रोड है, और ये प्रखनली उसके ऊपर लगा हुआ है। एक तरफ देखिए हाइड्रोजन जमा हो रहा है, दूसरे तरफ ऑक्सीजन जमा हो रहा है, और ये प्लास्टिक मग है। ये प्लास्टिक मग में इस तरह का जो है प्रक्रिया को, अभिक्रिया को करवाया जा रहा है, जो एक तरह से डिवाइस का काम कर रहा है, यंत्र का काम कर रहा है। ऐसे पात्रों को अगर बैटरी में यूज करते तो तब उस चीज को हम लोग क्या कहते थे, वहां वोल्टामीटर। यहाँ इस चीज को वोल्टामीटर नहीं कह सकते, नॉर्मली आप यंत्र डिवाइस ये कह सकते हैं, पूरी संरचना को कह सकते हैं। 6 वोल्ट के बैटरी से अभिक्रिया करवा के ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, विद्युत विघटन या विद्युत वियोजन, वहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन क्या है, जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एक बड़े अणु क्या होते हैं, छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, तब ऐसे वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। ये क्रियाएं अधिकतर उष्मा शोषी प्रकृति की होती है, और इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा सामान्यतः उष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में अवशोषित होता है। देख लीजिए यहाँ, ये है सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों के दोनों जो अणु है सॉलिड फॉर्म में है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन दोनों पे पड़ता है ये दोनों टूटता है, एक सिल्वर में और क्लोरीन अलग हो गया, फिर यहाँ सिल्वर रहा और इससे ब्रोमीन अलग हो गया। तो ये दोनों चूंकि सूर्य के प्रकाश में ये दोनों जो है सनलाइट में क्या हो रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इस चीज को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे आप। तो ये वियोजन अभिक्रिया के 3 अलग अलग प्रकार था, जिसमें उष्मा, विद्युत और सूर्य के प्रकाश के होने से ऐसा हुआ। अब आगे के स्लाइड में हम देखते हैं अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है। तो अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, उस चीज के बारे में दिया गया है। जो इससे पहले के समीकरण में था, धूसर रंग में बदल जाता है, रंग परिवर्तन हो गया। और इसका इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाने में होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी। वहां उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, फिर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो हम लोग देख चुके 1, 2, 3 में अभी। अब हम लोग आएंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना, डिप्लेस होना, रिप्लेस होना। तो विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसके यौगिक से अलग कर देता है। जब 2 पहलवान आपस में लड़ेगा तो एक मजबूत पहलवान क्या करेगा, कमजोर पहलवान को हरा देगा, कुश्ती में हरा देगा। जो हार जाएगा वो भाग जाएगा, चला जाएगा, मैच से बाहर हो जाएगा। उसी तरह से तत्व भी होते हैं, कोई ज्यादा अभिक्रियाशील,
कोई कम अभिक्रियाशील, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय तत्व, उसे कहते हैं क्रियाशील तत्व कहते हैं। जो कम होता है उसे कम क्रियाशील तत्व कहते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे वही होने वाला है। तो कैसे अधिक अभिक्रियाशील जो है तत्व या परमाणु कैसे कम अभिक्रियाशील परमाणु को क्या करेगा, उसके लवण विलयन से उसको अटैक करेगा, उसको हटाएगा। एक एक करके उदाहरण में हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा क्या है, ये है लोहा, इसको हम लोग कहते हैं फेरम, और ये है कॉपर सल्फेट। ये किस रूप में है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है। तो लोहा जो है क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, देन कॉपर, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है लोहा, समझ गए, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है लोहा। देखिए यहाँ पे, इसलिए ये लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और इसका स्थान ये स्वयं ले लेगा। जब ये स्वयं ले लेगा तब ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बनेगा, और कॉपर बेचारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन। चूंकि यहाँ पे एक तत्व जो है दूसरे तत्व को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे एकल विस्थापन। जब दो आपस में होगा तब इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे। तो ये देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है, यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया गया है। ये प्रयोग का ये स्टेन भी है, इस स्टेन को आप गौर से देखिए और कैसे ये होगा उस चीज को भी आप देखिए। कभी कभी ये चित्र देता है और चित्र देने के बाद ये पूछता है ये होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है स्टैंड है और ये परखनली है जो इससे अटैच्ड है, और यहाँ पे जो देख लिए ये लोहे का कील है, और ये जो विलयन है इसके अंदर ये जो लिक्विड है ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो अब ये लोहा क्या करेगा, इसमें चला जाएगा और कॉपर बेचारा जो है इससे अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यह इसमें हो सकता है कि डिजोल्व हो जाएगा। तो लोहे के कील पर भूरे रंग का कॉपर का परत जम गई और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का जो रंग हरा है वो फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया है। तो यहाँ रंग में परिवर्तन भी हो गया और अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। दूसरा उदाहरण इसी का क्या है, जिंक। जब जिंक जो है क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा, तब बनाएगा ये जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। और रिलीज क्या करेगा, तो रिलीज करेगा कॉपर को, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यहाँ से कॉपर को हटा के जिंक अपना जगह बनाएगा और कॉपर बेचारा इस कोने में आ जाएगा। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है, चूंकि एक को हटा रहा है इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से नीचे देखिए लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, मैंने जितना पढ़ाया इस चीज को पढ़िए। इसी तरह से हमारा सीरीज जो है क्रैश कोर्स साइंस का चलता रहेगा, और इसको पढ़ के आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए और मैट्रिक एग्जाम 2025 में बहुत बेहतर कीजिए। यही शुभकामना है मेरी तरफ से। जय हिंद। बाकी कल देखते हैं। वंदे मातरम।